गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम राष्ट्रीय आय योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा का वर्ष 2022 की परीक्षा के मैथ विषय के प्रश्न हल कराएंगे। प्रश्न नंबर 161 में कहा है 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74 से विभाजित है। यानी इनमें से कौन सी संख्या से ये विभाजित है, हमें ये बताना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर सभी पदों को ध्यान से देखा जाए तो 2 की घात 71 वो सभी के साथ है, क्योंकि 2 की घात 71 यहाँ 72 है, तो इसमें 2 की घात 72 का मतलब 2 की घात 71 गुना 2 है। 73 इसमें भी 71 है, इसमें भी 71 है। तो हम क्वेश्चन नंबर 161 में 2 की घात 71 को बाहर कॉमन ले लेंगे। पहले इसमें यहां से पूरा बाहर निकल गया है तो बचेगा 1। 2 की घात 72 में से 2 की घात 71 बाहर कॉमन आ गया है, 2 की घात 1 बचेगा। 2 की घात 73 में से 71 2 की घात बाहर आ गया है तो 2 बचेगा, और 2 की घात ऐसे ही यहाँ बचेगी। अब इसको अगर सरल करते हैं 2 की घात 71 1 तो 2 की घात 1 2 ही होगा। 2 की घात 2 यानी 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 2 की घात 3 2 गुना 2 गुना 2 8। 2 की घात 71 इन सबको अगर ऐड करते हैं तो 8 4 12 12 और 2 14 1 15। 2 की घात 71 गुना 15 है। अब इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 71 को 2 की घात 70 गुना 2 गुना 15। यहां से इसे सरल करें 2 की घात 70 2 की घात 15 गुना 2 30 ये आया। अब हम देखते हैं कि ये संख्या इसके इकाइकांक 0 है, तो ये संख्या 10 से विभाजित अवश्य होगी। यानी इसका जो आंसर होगा बी पार्ट क्या आ जाएगा 10, यानी 10 से विभाज्य अवश्य होगी। क्वेश्चन नंबर 162 यदि x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 बराबर 23 है, तब x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा। यहाँ घात 4 है और इसने जो पूछा है x प्लस 1 बटा x का मान पूछा है, तो इसमें x की घात 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही इसको लिखेंगे 1 बटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुना एक्स स्क्वायर गुना 1 बटा एक्स स्क्वायर से अपनी ओर से इसमें हमने जोड़ा है। एक्स स्क्वायर से अगर इस एक्स स्क्वायर को काट दें तो हम देखते हैं कि केवल हमें जोड़ना पड़ा 2 ही कम 2, तो 2 यहाँ बाएं पक्ष में जोड़ा है तो 2 ही हमें इधर दाएं में जोड़ना होगा। ये इसलिए जोड़ा है कि ये 3 जो पद है 3 पद मिलकर बन गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 23 पर 2 ये हो गए हैं 25। अब इसका दोनों ओर से क्या लें वर्गमूल देने पर, अगर हम इसका वर्गमूल देते हैं वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल देने पर यहां से ये इसका स्क्वायर हट जाएगा और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब फिर ऐसे ही करें कि इसमें दोनों ओर फिर हम 2 गुना एक्स गुना 1 बटा एक्स, अर्थात x से x कैंसिल हो गया है, 2 ही कम 2 हमने अपनी ओर से जोड़ा है
तो दो जब बाएं पक्ष में जोड़ा है तो दाएं में भी जोड़ना होगा, तीन लेफ्ट में जोड़ा है तो राइट में भी जोड़ेंगे। ऐसे ही ये तीन पर मिलकर फिर वर्ग हो गए हैं एक्स प्लस 1/x का होल वर्ग, तो ये हो गए हैं 7। फिर दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेने पर और जैसे ही इसका वर्गमूल लेंगे तो यहाँ x प्लस 1/x बचेगा और √7, 7 का वर्गमूल √7 होगा। यही हमारा इसका आंसर है, बी पार्ट। यहाँ इसमें दो और एक ही फॉर्मूला हमारा बार बार लगाएंगे, कौन सा, a प्लस बी, ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b। दूसरा माइनस वाला है a माइनस बी का वर्ग, यह है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2 गुना a गुना b। माइनस वाले में लास्ट का टर्म माइनस होगा, प्लस वाले में तीनों पर प्लस के होंगे। क्वेश्चन नंबर 163, तो ध्यान से पढ़ेंगे। 163 में जो दिया है, इसमें दिया है कि यदि x रूट में x प्लस 1 माइनस रूट में x माइनस 1 बराबर 1 है, तब x का मान क्या होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में इसने कहा है कि x प्लस 1 रूट में x माइनस 1 बराबर 1। हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर दोनों ही संख्याएं रूट की है, वे प्लस या माइनस में हो रही है, तो उनमें से एक संख्या को एक साइड करें, अर्थात √x प्लस 1 यही रखा और इसे बराबर से दूसरी ओर लेके गए हैं। बराबर से जब दूसरी ओर जाएंगे तो उसका जो साइन था माइनस की थी, चलिए इधर जाके प्लस बना लें। अब इसका दोनों ओर से वर्क करेंगे, दोनों ओर का वर्ग। जैसे ही इसका वर्क करेंगे, यहाँ ये पूरा एक ही पद है और यहाँ ये 2 पद है, इस पे पूरे का वर्ग होगा। इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से इसका ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और यहाँ इसको अगर हम a मान लें प्लस इसको अगर b मान लें तो अभी a प्लस बी का हमने फॉर्मूला बताया था, 1 का वर्ग फिर √x माइनस 1 का वर्ग प्लस 2 गुना √1 गुना x माइनस 1। x प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। ऐसे ही इस पर पूरे पे रूट है, इस वर्गमूल से और इस वर्ग से आपस में बन जाएगा वर्गमूल का चिन्ह 2x माइनस 1। x प्लस 1 रूट की संख्या को फिर अलग करेंगे, इस 1 ये माइनस से ये 1 कैंसिल हो गया है, ये x बराबर से दूसरी ओर आ रहा है, माइनस के x हो जाएगा घटे बराबर में 2 गुना √x माइनस 1। इस x से x कैंसिल हो जाता है, 1 बराबर √x माइनस 1। फिर दोनों ओर का वर्ग करें, वर्ग करने पर तो जैसे ही वर्ग करेंगे 1 का स्क्वायर होगा और इधर 2 √x माइनस 1 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का
4 हो जाएगा और इसका रूट हो जाएगा x माइनस 1। तो 1 बराबर 4 की इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 की गुना x के साथ होगी, फिर 4 के साथ 1 में होगी। 4x 4 की 1 के साथ करेंगे माइनस के 4 में होगा 1, इधर लाएंगे बराबर से इस साइड, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 4x। हम ये कह सकते हैं कि जो 4x है वो 4 और 1 5 के बराबर है। अगर हम x की वैल्यू निकालनी है तो ये 5 के बटे में जाएगा, हमेशा गुना वाला दूसरी ओर बटे में जाता है, फिर 5 बटे 4। ये हो गया हमारा इसका ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो 164 है, 164 में कहा कि एक त्रिभुज का आधार 30% घटा दिया जाए तथा इसकी ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यदि निर्भर कर रहा आधार और ऊंचाई पे कर रहा है। इसने कहा कि त्रिभुज का आधार, जो इसका आधार था वो 30% घटा दिया जाएगा। यानी पहली बार क्या कहा था, जो आधार था वो 30% घटा दिया जाए। इसको हम प्रतिशत से करेंगे, 30% कहा घटा दिया जाए। 30% की अगर गुण बनाते हैं तो 30/100 भिन्नाई हमारी माइनस के 3/10 माइनस दे कहा है कि क्योंकि ये घटा दिया गया। और इसकी ऊंचाई को कहा 25% बढ़ा दिया जाए। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चे, बहुत आसान तरीके से कराएंगे। 25% बढ़ा दिया जाए। 25% की अगर भिन्न बनाते हैं तो 25/100, 25 का 100, 1/4। अब इसने कहा कि जो आधार था 30% घटा देंगे। हम कहते हैं कि आधार पहले 10 था, फिर घटा कितना, 3 घटा है तो 7 हो गया है। इसके बाद ऊंचाई पहले 4 थी, फिर यहां बढ़ा दिया गया, यानी 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है तो 4 में 1 बढ़ेगा, कितना होगा 5। अब इसमें और अगर इसे जल्दी आसानी करना है तो इस साइड से राइट से लेफ्ट को काटेंगे। कोई भी संख्या काटते 5 से कट रहा है, 5 कम 5 5 दूनी 10। ध्यान रखना कि लेफ्ट से राइट। अब 4 दूनी 8, 8 इन दोनों की गुना करी और ऐसे ही इन दोनों की गुना करी तो 8 से 7 गया है। कितने की कमी आई, जो हमें कमी आई, हम देखते हैं कि कमी आती है, कमी आई 8 से 7 गया, यानी 8 में 7 गया, 1 की कमी आई। कितने पर कमी आई, 8 पर आई, गुना 100। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से कितने का आएंगे 25 ग्राम। तो 25 को जब 2 से भाग करेंगे तो 12.5 इन 12.5, तो 12.5 की कमी। डी बार। अब क्वेश्चन नंबर 165 को पढ़ेंगे। 165 में जो कहा है, 165 में इसने कहा है कि यदि 1/3 तथा 1/4, देखिए एक बार जो है 1/3 और 1/4 1/3 और 1/4 के योगफल, इनके अंतर का x गुना है। एक बटा तीन है, एक दिन 1/3 है और 1/4 का योगफल, दोनों को जोड़ दो। जोड़ने को कहा तो जोड़ दो। बराबर किसके हैं, इनके अंतर के। अंतर 1/3 माइनस 1/4, घटाने को कह रहा अंतर का x गुना है। अब अपने आप से सवाल करना है कि कौन है गुना। उसने कहा योग है x गुना। बीच में जब बराबर साइन लगा रहे हैं तो पहले ही x गुना है, तो गुना किसमें करेंगे, x से इस वाले में, तभी तो बराबर होगा जब बीच में बराबर लगाएगा। अब इनको हल करें, 3 और 4 का लघुत्तम 12 आ गया है। अब एक तो पहले से ही हमारे पास
3 से 12 को डिवाइड करो, 3 का पारा जब 12 पढ़ेंगे, 3 चौक 12, 4 बार चला 4 को, प्लस ऐसे ही एक पहले से ही है 4 का पारा 12 पढ़ेंगे, 4 3 12 बराबर, ऐसे ही 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, एक पहले से है 3 चौक 12 4 और 1 गुना 4 3 12 ब्रैकेट एक्स। अब ये हो गया 4 एकम 4 प्लस 3 बटे 12 और ये 4 एकम 4 माइनस 3 बटे 12 गुना एक्स। अब यहां भी हम देख रहे हैं कि इस पूरी संख्या के बटे में 12 है और यहां भी बटे में 12 है, तो 12 से जाओ तो 12 को यही कैंसिल कर दो, ये करके 4 और 3 7, 4 में से 3 गया 1 एक्स बचेगा, अर्थात एक्स बराबर से क्वेश्चन नंबर 166 को कहा है यदि ए की आय यदि ए के आय का 35% बी की आय के 25% के बराबर है तो ए बी का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान तक देखेंगे, ए की आय का यानी ए की आय का 35%, शॉर्टकट तरीके से करें यानी ए का 35% हो गया है, बराबर किसके है, बी की आय के 25% के, बी के 25% के बराबर है। देखो दोनों के बटे में देख रहे हैं कि 100 इसके भी बटे में है इसके बटे में है, तो चाहो तो 100 को यही से कैंसिल कर दो। अब ए और बी का अनुपात पूछा है, हालांकि यहां से कर सकते 5 से 35 और 5 के लिए 25, तो 5 अनुपात 7 आ जाएगा। तो थोड़ा अगर हल करना चाहो तो ए का बी से अनुपात कहा है, अनुपात का मतलब बटे होता है, तो ए बटा बी बराबर 25, 35 दूसरी ओर जाना तो मिल जाएगा बटे में, 5 5 25, 5 7 35, तो ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात। क्वेश्चन नंबर हमारा 167, 15 आंकड़ों का माध्य 50 है, यदि शुरू के 8 आंकड़ों तथा अंत में 8 आंकड़ों का माध्य 48 तथा 53 है, तो 8वां आंकड़ा क्या है। माध्य यानी समांतर माध्य, माध्य या समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आंकड़ों का योग यानी पदों का योग। बटे पदों की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर अब हमें यहां से पदों का योग निकालना है तो इसके बटे मान का 1 अल्पोस गुना कर देंगे, पदों का योग आ जाएगा माध्य गुना पदों की संख्या। अब आसान तरीके से हम इसको कैसे करेंगे ये देखा जाए। सबसे पहले कहा इसने कि 15 आंकड़ों का माध्य 50 है। सबसे पहले हम आंकड़े लिखेंगे नंबर, अगर इसे हम लिखना चाहें तो समांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन भी कहता है ए, पदों का योगफल को एस कह दो और पदों की संख्या को एन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे 15 आंकड़ों का माध्य 50 है, आंकड़े हैं 15, यानी जो नंबर थे नंबर 15 है और जो माध्य है यानी जो एवरेज है एवरेज इनका 50 है। तो यहां से अगर हमें सब निकालना है तो दोनों की गुना कर लेंगे, दोनों की गुना करेंगे सम आ जाएगा 15 बजे की 7.5। अब आगे जो है इसने कहा है कि अगली बार नंबर हो गए हमारे 8, नंबर 8 है, एवरेज जो है वो 48 है, एवरेज 48 है। तो अब अगर हम इनका सम निकालना तो 8 के 48 में गुना करेंगे
8 अठी 64, 86 हो गए, 8 चौक 32 और 6 38, 384 हो गया। फिर अगली बार कहा जो ये तो कौन से थे, शुरू के आंकड़े थे, यानी शुरू के 8 आंकड़े हो गए हैं। अब जो अंत के 8 है, ऐसे फिर देखो जो अंत के 8 है उनका एवरेज है 53 करेक्टर। तो इनका हो जाएगा, इन दोनों की गुना करेंगे, 8 से 24 और 8 पंजे 40 और 2 42, 424। अब आंकड़े हो गए हैं, अगर इन दोनों को देखें तो 8 और 8 16, क्योंकि 8 प्रारंभ से होंगे और 8 ही अंत से होंगे। तो 16 आंकड़ों का अगर योग करें तो इनको जोड़ेंगे हम, जोड़ आ जाएगा इनका हमारा 808। इसने कहा था प्रश्न में कि 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। 8वां निकालना है, ये 16 हो गए और वो हमारा 15 का योगफल था। तो जो हमारा 8वां आंकड़ा होगा, 8वां जो आंकड़ा होगा 808 में से घटा देंगे हम 750, यानी 15 का योगफल घटा देंगे। 16 के योगफल में से 15 का घटाया, जैसे ही 15 का योगफल घटाएंगे तो बचेगा हमारे 808 8। तो एक बार ध्यान समझो, उसने कहा 15 आंकड़े थे। एक बार मौखिक में से बताते देखेंगे, 1 2 3, वैसे ही मान रहे हैं संख्या 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये क्या कहा था हमने, कोई जरूरी संख्या ये नहीं है तो संख्या तो अलग होगी, पर मान के बता रहे हैं। ये 15 कोई संख्या है, इनका योगफल मान लिया 750 है। इसने कहा प्रारंभ के 8, तो प्रारंभ के 8 कौन से होंगे, प्रारंभ के 8 हो गए नब्बे जी, अंत के 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए अंतिम 8 का योग हो गया। तो भैया क्या कि जब हम दोनों को योग करा तो ये 8वां जो अंक है, ये 8वां आंकड़ा वो 2 बार ऐड हो गया है, वो प्रारंभ से भी हो गया और अंत से भी हो गया। तो क्या करें हम, इन जो 16 आंकड़े आए थे, 16 आंकड़े में से उन 15 का योगफल घटा देंगे, तो हमारा जो एक बार का जो 8वां आंकड़ा है वो निकल कर आ जाएगा 58। ऐसा करते हैं, सही में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 168, 168 को ध्यान से देखेंगे। पढ़ने से बच्चे सभी जो है 168 में इसने कहा है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 और 64 है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी जो दिया है, देखो इसने कहा है 168, दो घनों के आयतनों का अनुपात, आयतन यानी वॉल्यूम, अगर थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते तो घनों का आयतन यानी V1 अनुपात V2 कितना है भाई, 27 और 64 है। अब घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, यानी जो भी पहला रहा होगा इसकी भुजा मान लिया x थी, तो ये हो जाएगा x की घात 3, और इसकी अगर y थी तो हो गया y की घात 3 बराबर 27 और 64। फॉर्मूला ले लो, घन का जो आयतन होता है, ये आपके करने के का आयतन v शॉर्ट में लिख देंगे, v बराबर भुजा की घात 3, ये फॉर्मूला। इसलिए हमने पहले मान लिया कि पहला जो घन था उसकी भुजा x थी और दूसरे की y थी, तो x की 3 y की 3 का अनुपात ये हो गया। अब घन की भुजाएं दे रखी है इसमें, x की 3 y की 3, तो क्या करेंगे, दोनों ओर का इसका घनमूल लेंगे। दोनों ओर का घनमूल,
तो जैसे इसका घनमूल लेंगे तो यहाँ हमारा x रह जाएगा और ये y, और ये 27 का घनमूल, यानी 27 किसका घन है, 3 का घन है, तो 3 आ जाएगा। और 64, 4 चौक 16 चौका 64, ये 4 आ जाएगा। यानी जो उनकी भुजाएं आई वो 3 और 4 के अनुपात में हो गई है। अब इसने हमारे से पूछा है कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब जो घन का पृष्ठ है, ये पहला एक फॉर्मूला तो ये था, एक फॉर्मूला घन का पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। ये होना है, तो इसका क्षेत्रफल यानी पहले वाले का क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, अनुपात का मतलब बटे है। दूसरे का भी क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 से 6 कटा, भुजा कितनी है हमारी, पहले वाले की x है, x स्क्वायर, दूसरे वाले की y है, y स्क्वायर, x की वैल्यू 3 है, 3 का वर्ग करके रखेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16, तो अनुपात आ जाएगा 9:16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 169 को देखें। इसने कहा कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्का है और सिक्के को अगर हम पहली बार उछालते हैं तो पहली बार उछालने पर हमारे पास 2 संभावनाएं हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। परंतु जब दूसरी बार सिक्का उछालेंगे तो इसके सापेक्ष से ही 2 स्थिति बनेगी कि अगर हमारा पहली बार एच आया था और अब जब दूसरी बार हमने उछाला तो हो सकता है कि दूसरी बार एच एच हो या एच पी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने जब पहली बार उछाला था तो पहली बार हमारा टी ही आया था, तो फिर संभावना 2 बनेगी, या तो टी टी हो या टी एच हो। अब जब हम तीसरी बार सिक्का उछालेंगे तो फिर संभावना बनेगी कि पहली बार की स्थिति हमारी 2 बार में ये बनी थी, पर अब तीसरी बार में हो सकता है फिर ये बनेगी एच 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 और एच एच टी, या ये बनी हो, ऐसा होता है तो फिर एच टी टी या एच टी एच, या ये बनी हो तो यहां से 2 बनेगी टी 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 या टी टी एच, या ये बनी हो तो यहां से भी 2 बनेगी टी एच एच या टी एच टी। यानी जो कुल संभावनाएं हैं, जो अगर हम कहते हैं जो एनएस है, कुल संभावनाएं हमारे तो बनी 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावनाएं बनी। तो हम लिखें यहाँ पे कि हमारी संभावनाएं बनी 8। पर जो इस घटना की अनुकूल संभावना बनी है, देखो इसने क्या कहा था कि इसमें कम से कम 1 पट आने की प्रायिकता। कम से कम 1 पट का मतलब क्या है कि 1 पट तो अवश्य आना ही है, पर उससे ज्यादा कितने भी आ जाए। तो कौन कौन सी संभावनाएं बनेगी इसमें हमारी, इसमें अगर हम देखें तो कम से कम 1 पट, ये तो बनेगी नहीं क्योंकि इसमें तो तीनों हेड है। 1 पट कम से कम कहा 2 भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये तीनों भी पट आ सके, ये भी हो सके, ये भी हो सकता है, ये भी, यानी कुल संभावनाएं हमारे पे बनेगी 7। केवल कौन छूटेगी, ये वाली छूटेगी क्योंकि इसमें तीनों ही हेड है। अब वो कह रहा है इसकी प्रायिकता क्या है, प्रायिकता होती है पीई, जो फॉर्मूला है एनई बटे एन, अर्थात 7/n। समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 170 जिसने कहा है, 170 को हम समझेंगे। 170 में कहा इसने 5 अंकों की वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है।
5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कहाँ है? और सबसे पहले इसने लिखा है, अगर हम ए पार्ट की बात करें, विकल्प से बताएंगे थोड़ा सा, पूरा ही ज्ञात हो जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्याओं में जो इकाईकांक होगा, इकाईकांक पूर्ण वर्ग का हो सकता है एक, एक, 4, 5, 6 और 9। ये अंक इकाई कर सकते हैं, 9 तो है। दूसरा, जो इनके अंकों का योग होगा, यदि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं उनके इकाई का अंक हमेशा 1, 4, 5, 6, 9 होगा। यानी जिनका इकाई का अंक 2 है या 3 है या 7 और या 8 है, जो संख्या तो पूर्ण वर्ग होगी है। एक तो ये ध्यान रखना है, तो 9 है तो हाँ हो सकती है। इसके बाद एक चीज का और ध्यान रखना है, नंबर 2, अलग से दोबारा हम बताएंगे कि जो डिजिट सम होता है, डिजिट सम उनका करके देखेंगे, तो डिजिट सम में 1, 4, 7 और 9 ये होगा। अब इसका अगर हम डिजिट सम करते हैं, 9 को कभी नहीं करना डिजिट सम में, क्योंकि 9 का 0 जाता है, तो इसमें इसका डिजिट सम आएगा 0। 9, 9, 9, 9 है, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग वाली नहीं है। अब अगर हम देखते हैं इसका डी पार्ट, डी पार्ट में है 9, 9, 9, 9, 9, 5, 6। हमारा अब इसमें जो है, अगर इसका हम डिजिट सम करते हैं, तो डिजिट सम में फिर देखेंगे कि यहाँ लाइन हाँ, इकाई अंक देखो, इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक 6 हो सकता है, पर डिजिट सम में क्या होना है, 1, 4, 7 9 में से कोई अंक होना है। तो हम 9 को 9 से तो जोड़ना ही नहीं है, 5 और 6, 11। देखो डिजिट सम, हालांकि मैं इसका चैप्टर दोबारा कराऊंगा पूरा ही, 5, 6, 11 और 11 को दोनों को जोड़ेंगे तो डिजिट सम आया हमारा 2। डिजिट सम 2 बन सकता, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ना तो हमारा ये है, क्योंकि इसका डिजिट सम कितना था, इसका था 0, तो ना ये है ना ये। अब देखते हैं सी पार्ट में, अगर सी पार्ट को देखें तो सी पार्ट में हमारा है 9, 9, 8, 5, 6 और डी, एक बार हम सारे लिख लें। डी जो है, डी में है 9, 9, 8, 6, 5। इकाई का अंक 6 हो सकता है, इकाई का अंक 5 हो सकता है, पर अगर डिजिट सम जोड़े तो मुझे जोड़ना नहीं, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19, 19 को अगर जोड़ेंगे 1 और 9, 9 जोड़ना नहीं है, डिजिट सम कितना आएगा हमारा 1 है। अब ऐसे ही 9 जोड़ना नहीं है, 8 से 14, 14 और 5 19, 19, 19 आया, और 19 को फिर 9 नहीं जोड़ना, कितना है, यानी डिजिट सम 1 ही हो सकता है। तो इसका मतलब ये इन दोनों संख्या में से हमारा कोई सा एक आंसर हो। अब करना क्या होगा, अगर एक ही होता तो फिर तो भारत के एक ही पार्ट है। अब इसको जो है वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए दाईं ओर से 2 2 के जोड़ा, एक जोड़ा इसका बन गया, एक इसका बन गया, ये अकेली रहेगी, इसका भी जोड़ा बन गया 1 का। अब ये संख्या ये पूर्ण वर्ग में चलेगी, जैसा 9 तो 3 बार एक ही संख्या 3 जगह लिखी जाके, 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे और 3 इसके नीचे लिख जाएगा। इसकी 3 के साथ यहाँ 3 में गुणा करेंगे, 9, 3 और 3 हो गया है 6, तो ये पूरा जोड़ा बनेगा 99। अब 6 का 9 पे पढ़ा पड़ेंगे, एक बार चलेगी, तो यहाँ 1, यहाँ भी एक ही संख्या 3 जगह लिखे जाते हैं। अब
61 के 1 के साथ गुना करें 61, घटाएं 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गए 3। अब इधर से फिर पूरा जोड़ा करेगा 999, ये हो जाएंगे 62। अब 6 का पढ़ना पड़ेंगे इस पे 38 पे, 6 से 36, यानी 6 बार, तो 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। इनकी गुना करके लिखें, इनकी गुना करके आएगा 37, 56, और जब घटाएंगे तो 3 से 4, 143, शेष पर बचा 143। अब जो हमारी संख्या थी इस संख्या में से ये 143 को घटाएंगे 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, तो संख्या आई हमारी 99,856, ऑप्शन सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर, ये वर्गमूल का पूरा 170 की जो वीडियो बनाएंगे अलग से, उसमें और अच्छी तरह समझाएंगे इसको। 171 में कहा है यदि किसी घन का आयतन 13.824 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा कितनी होगी। इसने कहा घन का आयतन 13.824 सेंटीमीटर है। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तेरह दशमलव 824। अब यहां चूंकि भुजा की घात 3 हो रही है तो दोनों ओर का क्या लेंगे, घनमूल। दोनों ओर का घनमूल लेंगे। जैसे ही घनमूल लेंगे यहां तो बचेगी भुजा और यहां घनमूल का निशान 13.826। इसके दशमलव हटा लो, 1 आगे 3 जीरो आ जाएगी। अब नीचे की संख्या का तो घनमूल हो जाए, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनता है, अर्थात ये तो हो जाएगा 10। अब इसका घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का एक तरीका तो यह है कि इसके हम अभाज्य गुणनफल करें, और दूसरा यह है कि डायरेक्ट ही अगर 10 तक की संख्याओं के घन हम याद कर लें तो बहुत ही आसान तरीके से फिर घनमूल को हम बता सकें इसमें। जैसा 1 का घन 1 गुना 1 गुना 1 अर्थात 1 आएगा। 2 का घन 8 हो जाएगा। 3 का घन 27 हो जाएगा और 4 का 64, 5 का 125 और 6 का 216। कम से कम 10 तक तो करनी है। 344 और 8 का 512 और 9 का 738 और 10 का 1। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो जिसका हमें घनमूल निकालना है उसका इकाईकांक कितना है, 4 है। इकाईकांक ये 4। तो 4 किस संख्या का आता है, 4 देखते हैं तो 4 आता है 4 के घन में। 4 के घन में आता है 4। तो यहां से हमें पता लगा कि इस संख्या का इकाई जब इसका हम घनमूल निकालेंगे इकाईकांक तो होगा 4। अब इसके अलग से लिख दे, हमें इसका निकालना है घनमूल। इकाईकांक 4 है। 4 हम देखा कि 4 किस में आता है, 4 आता है 4 के घन में, यानी 4 आ गया। अब इसके घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं तो ये 3 अंक काट बचे हमारी ये संख्या 13। तो देखें ये 13 जो है किस संख्या के घन के नजदीक है। अगर हम देखते हैं 2 का घन है 8 और 3 का घन 27, 27 से ज्यादा हो जाएगा 13 से, तो 2 का घन 8 है, यानी हम हमेशा छोटी संख्या लिखेंगे। क्या आएगा यहाँ पे 2। ये डायरेक्ट तरीका है इसका। अब 10 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ये आगे घनमूल और वर्गमूल की एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, इसमें और इसी तरह से समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर, इस अगला पढ़े। इस अगले में कहा है इसके में फैक्टर करने हैं, गुणनफल करने हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। एक 172 में कहा है कि 15
एक्स की 4 प्लस 3x² माइनस 18। हम देखते हैं कि यहां अगर तीनों पदों की बात करें तो तीनों के तीनों पदों में 15, 3, 18 तीन ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रही है। 3 का पढ़ा बनाया पढ़ो 5 बार तो यह रहेगा 5 एक्स की 4 प्लस 3 बाहर निकल गया है x² और 3 6 18। अब ये 3 पद हैं और ठीक पहले पद की घात आधी यहां रखी है तो हमें करना है 5 की 6 में गुना, यानी 5 की 6 के साथ गुना करी, कितना आया 30। अब इस 30 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हम घटाएं तो घटा के ये चिन्ह देखना है, ये चिन्ह माइनस का है कि हम घटाएं तो घटा के आ जाए 1 और गुना करें तो 30, तो 6 पंजे 30 ही है। तो क्या लिखेंगे 5 एक्स की 4 प्लस 6 माइनस 5 x² माइनस की 6 अर्थात 3 और 5 एक्स की 4 प्लस इसके यहाँ गुना करेंगे 6 x² माइनस 5 के x में करेंगे 5x² और माइनस के 6। 3 अब 4 पर जब हो जाए तो दो के जोड़े बनाने हैं, इन दोनों का 1 और इन दोनों का 1। इन दोनों में 5x की 4 और 6x² में x² हमारा कॉमन है तो यहाँ बचेंगे 5x² प्लस 6, यहाँ माइनस 1 कॉमन आएगा तो कहेगा 5x²। ध्यान रखना कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर चिन्ह चेंज हो जाएगा प्लस के 6। इन क्वेश्चनों की खास पहचान भी यही है कि दोनों ब्रैकेट चिन्ह से ही ठीक पहचाननी चाहिए। अब 3 बाहर 5x² प्लस 6 कॉमन आया, बचा x² माइनस 1। एक सरसमीका और है, सरसमीका क्या है, फॉर्मूला a² माइनस के b² बराबर a प्लस b और अगले ब्रैकेट में a, यानी एक बार बिना वर्ग के जोड़ देंगे और एक बार में घटा देंगे। इसको हम करें तो मिलेगा 3 5x² प्लस 6। तभी लगना जब दोनों संख्या पूर्ण वर्ग हो, ये भी वर्ग है और 1 का भी वर्ग कर सकते हैं तो इसको x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हमारा इसका है 3 5x² प्लस 6 डी बार। क्वेश्चन नंबर 173। 173 में कहा है 1000 रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से आवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज, आवर्ती ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों का अंतर निकालना। तो मूलधन है 1000 रुपए, दर है 10% और समय है 2 वर्ष। अब अगर करें हम साधारण ब्याज की बात, सिंपल इंटरेस्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे, दर की और समय की गुणा कर देंगे, यानी 10 गुणा 2 बराबर 20%। 20% की भिन्न बनाए, हालांकि डायरेक्ट में निकाल सकते थे, 2 0 कट गई, 20 पर गुणा 10 200 आ गया, साधारण ब्याज 200 हो गया। पर देखो 20% की अगर भिन्न बनाए तो होगा 20/100, यानी 20 पंजे 100, 1/5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लगा, 6 रुपए हो गए। फिर परंतु कह रहा है कि ब्याज मूलधन हमारा 5 नहीं है, हमारा मूलधन है 1000 रुपये, अर्थात 5 × 10 200 गुना ब्याज 5 रुपए पर 6 रुपए हुआ मूलधन, यानी ब्याज कितना होया, ब्याज हुआ 1 रुपए का। अब ब्याज भी 1 ना होकर जैसे हमारा मूलधन का 200 गुना था, ऐसे ही ब्याज भी 200 गुना होगा, तो ब्याज आया हमारा 200 रुपये। यह आया साधारण ब्याज। अब इसका अगर हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दर और समय की एक तो गुना नहीं करने की, दर है 10% और 10% की भिन्न होगी 10/100, यानी 1/10।
1/10 हुई, तो 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लग के मूलधन हुआ 11 रुपए। ऐसे ही 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज लग के मूलधन हुआ 11 रुपए। अब इसमें इनकी गुणा करेंगे, 10 की 10 में गुणा करें 100 आया, और 11 की 11 में गुणा करेंगे 121। यानी मूलधन 100 रुपए है, परंतु प्रसंग के अनुसार मूलधन हमारा कितना है, 1000 रुपए है, यानी इसका ठीक 10 गुना। ऐसे ही अब हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, ये मूलधन था, ये मूलधन है। अगर हम इसका देखें कि ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिला हमें 21 रुपए का। कितना, 21 पर। जैसे मूलधन हमारा 100 गुना था, ठीक ऐसे ही ये भी 100 गुना होगा, अर्थात 10 गुना होगा। सॉरी, जैसे 10 गुना था तो ये भी 10 गुना होगा। कितना, 210 रुपए। ये कौन सा है, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी मैं कहा कि दोनों का अंतर क्या है, अंतर करना है दोनों का। कौन से ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का, और सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारा 210 रुपए, और ये है 200 रुपए, और हमारा कितना है, वही 10। समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 174 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 174 में जो कहा इसने, क्वेश्चन 174 में कहा है कि एक आकृति दी है, एक आकृति दी है, और इस आकृति में एक चतुर्भुज है, और इस चतुर्भुज की जो चारों शीर्ष हैं वो एक वृत्त पर है। अब किसी चतुर्भुज के अगर चारों शीर्ष एक वृत्त पर होंगे तो वो होगा चक्रीय चतुर्भुज। ये कोण 80 का है और बी कोण 85 का। तो ये कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होंगे उनका योगफल 180 होता है। सम्मुख जैसा ए के सामने सी है और बी के सामने डी है। इसने कोण हमारे डी पूछा है, तो जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 180। अभी बताया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। कोण बी का हमें पता है कितना, 85 है, प्लस कोण डी निकालना है बराबर 180। तो कोण बी बराबर 180 में से 85 माइनस करेंगे तो कोण बी बचेगा हमारा 95। इसके बाद आंकड़ों की माध्यिका निकालनी, हमें निकालनी है आंकड़ों की माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए अगर माध्यिका निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 175 में माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले ना आंकड़ों को क्रम में करें। क्वेश्चन नंबर 175 क्या लिखेंगे, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में देखो कि सबसे छोटा कौन सा, तो सबसे छोटा हमारा है 143, फिर 145, फिर 148, 151, 152, 153 और 155। बस एक ध्यान करना है कि इन्हें हमें गिनना है, कभी लिखते हुए कोई छूट जाए। अगर हम प्रश्न में देखें अपने, तो हमारे प्रश्न में जो यहाँ है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब यहाँ देखें कि हमने 7 लिखे के पूरे नहीं लिखे। अगर हम देखें तो हमारे 7 आए नहीं आए, 1 2 3
4 5 6 7 पूरे हो गए हैं और क्रम में है। तो अब बराबर बराबर काट दो, एक इधर से काट दिया, एक इधर से काट दिया, ऐसे एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो जो बीच का रिश्ता है वो ही माध्यिक है। पर क्रम में होने चाहिए। सबसे पहला काम है हमें इन्हें क्रम में करना, आरोही या अवरोही। अब बाई चांस अगर हमारे दो बचते हैं यहाँ पे बीच में, तो फिर दोनों का योग करके और उसे आधा कर देते हैं। ये हमारी माध्यिका है, शॉर्टकट निकालने का। इसका फॉर्मूला के द्वारा भी निकाल सकते हैं, पर पेपर में ज्यादातर जो है शॉर्टकट तरीके से करना है, जिससे हमारा समय कम लगता है। क्वेश्चन नंबर 176 में जो कहा इसमें एक बार पढ़ेंगे। ए किसी काम को 12 दिन में करता है। बहुत ध्यान समझेंगे, काम से साथ समय क्वेश्चन। ए किसी काम को करता है, एक लड़का ए है, वो काम को करता है 12 दिन, यानी वो 12 दिन ले रहा, 12 डेज। और बी जो है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है, ये 6 दिन में कर रहा है। अब अगर हम टोटल काम निकालना है, यानी कुल काम कितना हो सकता है, तो 12 और 6 का एलसीएम लें। एलसीएम दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या होगी या उसका बड़ी का गुणन। तो 12 से 12 डिवाइड पूरा हो रहा है, 6 से भी कट रहा है, 6 तो 12, तो एलसीएम हो गया है 12। यानी ये हमारा कुल कार्य है, इसे कहेंगे कुल कार्य। कुल कार्य हो गया। अब इनकी इफिशियंसी देखें। अगर इसकी कार्य क्षमता देखें, कार्य क्षमता 12 एकम 12, यानी इसकी इफिशियंसी है 1। और इसकी अगर इफिशियंसी देखें 6 दूनी 12, इसकी है 2। कार्य क्षमता यो करेगा ए एक दिन में एक काम, तो बी करेगा 2 काम, एक दिन का काम है। तो इनकी दोनों ये कह रहा कि दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो दोनों की जो इफिशियंसी होगी, दोनों की इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, दोनों की इफिशियंसी 1 + 2 कितने आया 3, अगर दोनों मिलकर करेंगे। और टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क है हमारा 12। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, यानी समय निकालना है। तो समय क्या होगा, W/इफिशियंसी। W यानी कार्य कितना है 12, और इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आई 3, तो 3 × 12 यानी कितने हो जाएंगे 4 दिन। 4 दिन में वो पूरा काम दोनों कर देंगे। दोबारा समझते, देखो एक दिन में कर रहा था, एक काम कर रहा था 12 दिन में, बी कर रहा था 6 दिन में। टोटल काम अगर निकालना, दोनों कैसे निकाल लेंगे, कितना होगा 12। अब इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे, इसकी इफिशियंसी आई 12 एकम 12 यानी 1, 6 दूनी 12, इसकी बी की होगी 2। दोनों की इफिशियंसी करनी है काम, तो 1 और 2 3 हो गया, टोटल काम हो गया 12। टाइम निकालना W/इफिशियंसी यानी 12, कुल काम बटे इफिशियंसी 3, 312। क्वेश्चन नंबर 177। 170 में कहा इसने कि कौन सा समूह निम्नकोण त्रिभुज भुजाओं की सेंटीमीटर में विहित करता है। ए पार्ट है, ए पार्ट में कहा है 6, 9 और 16। यहां हम देख रहे हैं 6, 9, 16। सबसे पहले तो त्रिभुज देखना है कि त्रिभुज तभी संभव होगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा। यानी यहाँ क्या हो रहा, 6, 9, 15, 15 और होना क्या था, तीसरी से बड़ा होना था। 15 तो छोटा है तीसरी वाली से, तो इसका मतलब यहाँ तो त्रिभुज बनना है। अगर बी पार्ट को देखें तो बी पार्ट में क्या हो रहा है, बी में है 7, 8, 11, 8, 7, 15। तो इसी की 2 जोड़ के देखें तो बनना है 8, 7, 15 हो गई है, 11, 19 इससे बड़ा है, यानी इसी की 2 जोड़े तो त्रिभुज हमारा बनना है। अभी देखना कैसा बनना, ये भी देखना है। अब सी को देखो पहले, 5, 12, 13, 5, 12, 13 कैसा बनना है, 5, 12 और 13। यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 12 की 44 और 13 का 169, यानी ये तो बनेगा सब। पहले वाला नहीं बनना था, तो हमारा कौन सा पार्ट आ गया है यह, क्योंकि तो समकोण त्रिभुज बनेगा। इसके बाद एक अंग्रेजी वर्णन वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 178 देखें। कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर को अच्छा चुना जाता है।
चुने गए अक्षर के व्यंजन होने की क्या प्रायिकता है? व्यंजन कहा है, हमें बता जो कुल अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला में वे होते हैं 26, और जो स्वर है, स्वर होते हैं 5। तो व्यंजन कितने बचे? 21 में से 26 में से 5 घटाएं, कितने बचेंगे? 21। तो कह रहा व्यंजन होने की प्रायिकता अर्थात पी निकालनी है उस घटना के अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार है हमारे 21 और कुल प्रकार है 26, तो आंसर आ गया 21 बटे 26। क्वेश्चन नंबर 179, ये तो केवल देखने मात्र से हल हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता प्रश्न में 6 की है, 6 सबसे अधिक बार आया है 4 बार, तो बहुलक होगा 6। बहुलक यानी मोड MO कितना होना 6। क्वेश्चन नंबर, अब अगर हम बात करें इसके लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन लास्ट है इसका 180 वाला। ये हमने कहा कि यदि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसका मान निकालने के लिए अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, एक्स माइनस, अगर इसको खोल के लिखना लगे तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 1 बटा एक्स भी बता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। माइनस वाले की वैल्यू तो हमें पता है, प्लस वाले की वैल्यू और निकालनी, तो क्या करें? इसका दोनों ओर से वर्क कर दें। तो जैसे ही दोनों ओर से वर्क करेंगे तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, इसका वर्क खोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस के 2 गुना एक्स गुना 1 बटा एक्स, 2 का वर्ग हो जाएगा इसका, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये 2 ही कम 2 माइनस के हुए इधर जाकर हो जाएंगे प्लस 2, 4 प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है बराबर आया हमारा 6। अब इसमें दोनों ओर जोड़ेंगे 2 गुना एक्स गुना 1 बटा एक्स, अर्थात एक्स एक्स कट गया, इतना जोड़ा 2, तो 2 लेफ्ट में जोड़ा है तो 2 अब यहाँ राइट में भी जोड़ेंगे। ये इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये हो गया 3 पर वर्ग, इसके एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल वर्ग, और यहाँ 6 जो हो गया 8। जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स, इधर भी 8 आ जाता वर्गमूल, √8 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 1 बटा एक्स का मान आया √8। हमारे से कह रहा था ये, इसने कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, ये भी बताया है कि ये हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिखे। प्लस वाले की वैल्यू आई थी हमारी 8 और माइनस वाले की थी 2, तो 8 का अगर रूट निकालना है तो इसको लिखेंगे हम 4 गुना 2 वर्गमूल से पहले बार है 2, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √2, तो 2 दूनी 4 √2, ये इसका आंसर हो गया। हमने इसके सारे ही क्वेश्चन पेपर के हल कर दिए हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से ही प्रश्नों करें, नहीं समझ में कोई कुछ चीज आ रही है दोबारा पूछ भी सकते हैं, और आगे की वीडियो ऐसे ही कोई नए पेपर की बनाएंगे। सभी बच्चे ने ध्यान से देखे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाए और खूब मेहनत से तैयारी करें।